Good morning, everybody. In 12th class, your unit is the coordination compound, and in this compound, today we have to discuss about the bonding in coordination compound. तो coordination compound में bonding किस प्रकार से होती है, आपने ligand जो donor होता है और metal जो acceptor होती है के बीच में coordination bond formation होता है, इस बात को आप पहले अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि ये जो लिगेंड का जो व्यवहार है कि वो वैकेंट ऑर्बिटल में अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करता है, तो वो प्रोसेस किस प्रकार से होती है और उसके इफ़ेक्ट जो है वो क्या क्या होते हैं, ये सब बातें आप बॉन्डिंग के अंदर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली स्थिति ये है कि धातु में रिक्त कक्षक जो हैं वो उनकी संख्या जो है वो लिगेंड की संख्या के बराबर अथवा इससे अधिक होनी चाहिए। सबसे पहली शर्त इसकी यह है कि हमारे जो मेटल है उसमें जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं या एस ऑर्बिटल हैं या पी ऑर्बिटल्स हैं, तो उनकी कुल संख्या लिगेंड की कुल संख्या जो उसे ज्वाइन करेगा उससे कभी भी कम नहीं होती है। ये उससे अधिक हो सकती है कक्षकों की संख्या वैकेंट ऑर्बिटल की। दूसरी बात ये कि जब ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, या इसको एम और एल बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है कि एम के अंदर लिगेंड जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं, यही हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो जो लिगेंड्स है वो अपने पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर जो देते हैं वो जिस ऊर्जा कक्ष के उप ऊर्जा कक्ष के कक्षक से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं पेयर, तो उनकी जो ऊर्जा होती है वही ऊर्जा लगभग मेटल के एक्सेप्टर कक्षकों की होनी चाहिए। जो हमारे मेटल के जो एक्सेप्ट करने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी ऊर्जा और लिगेंड के द्वारा डोनेट किए जाने वाले वो जो पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल लगभग बराबर होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड स्टेबल होता है। रिक्त संकरित कक्षक लिगेंड के साथ में ओवरलैपिंग करते हैं, तो यहाँ स्थिति ये बनती है कि वो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स आते हैं तो ये ऑर्बिटल जो है वो लिगेंड के ऑर्बिटल मेटल के ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करते हैं, और इसी ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक प्रकार का कोवलेंट बॉन्ड ही है। संकरण में रिक्त DsP3 उच्च चक्रण और sp3d जो है वो निम्न चक्रण के यौगिक बनाते हैं। अब इसमें ये स्थिति बनती है, एक तो होता है DsP3 और दूसरा होता है sp3d, ठीक है। अब इस तरह से ये कुल मिला के 3 और D के मान लीजिए एक कक्षक और इसका एक, तो ये 5 कक्षक हो गए। अब 5 कक्षकों के अंदर जो है 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। तो जब DsP3 होता है तो यहाँ पर जो है वो हाई स्पिन बनता है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से जाने जाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जब sp3d होता है तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से जाने जाते हैं। अब ये लोअर हाई का मतलब भी समझ लीजिए आप। या हाई स्पिन में क्या होता है कि जो D कक्षक होता है ये इनर होता है, अर्थात आंतरिक D कक्षक, और S और P कक्षक बाहर के, जैसे 3D 4S और 4P। और ये भी स्थिति देखने को मिलती है कि पहले S और P कक्षक और फिर उसके बाद में D कक्षक, तो ये आउटर D बनता है और ये इनर D बनता है। तो इनर D से हाई स्पिन और आउटर D से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से जाने जाएंगे। तो ये बॉन्डिंग की विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान रखना है। संकरित कक्षकों की संख्या ज्यामिति का निर्धारण, अर्थात जब ये DsP3 या sp3d2 जितने भी कक्षक बनते हैं तो संकरित कक्षकों की संख्या जिनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ये सभी मिलकर के उस यौगिक की ज्यामिति अर्थात ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को डिसाइड करेंगे, उसका निर्धारण करते हैं। जैसे देखिए sp3 में क्या हमें चतुष्फलक बनता है, अगर ये 4 कक्षक हैं तो उससे बनने वाला या तो स्क्वायर बनेगा या फिर एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा। D2sp3 से एक अष्टफलक बनता है। तो ये जो संकरित कक्षक हैं उनकी संख्या, उनकी ज्यामिति
तय करेगी। लिगेंड से बंध जो है वो बनने वाले सभी आबंध ये दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इनकी दिशा जो है पार्टिकल टुवार्ड्स द न्यूक्लियर एक्सिस होती है, नाभ की अक्षों की ओर, तो वो एक दिशात्मक गुण हो गया, इसलिए ये बंध जो हैं वो काफ़ी दृढ़ भी होते हैं। अब यहाँ हम कुछ उदाहरण देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें ये हाई स्पिन और लो स्पिन वगैरह sp3 और dsp3 जो बॉन्डिंग होती है। जैसे देखिए यहाँ पर एक यौगिक हमारा NiCN का होल 4, इसको हम बोलते हैं टेट्रासाइनो, ये -2 है इस पर, तो टेट्रासाइनो निकलटेट, क्योंकि ये -2 है इसलिए 8 आएगा इस पर, तो निकलटेट ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है और ये दुर्बल लिगेंड होने के कारण 3D के साथ में युग्मन नहीं कर सकता। अर्थात जब आप निकिल की स्थिति को आप यहाँ पे देखेंगे तो निकिल के अंदर जो है ये इसके डी कक्षक, ये 5D कक्षक, फिर ये आपका 4s और ये 4p, तो ये 4s हो गया और ये 4p, p के 3 कक्षक और ये 3D, तो 3D के 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो निकिल अपनी जब स्थिति में होता है Ni2+ में, तो उसमें जो है ये तीनों कक्षक 3D के ये तो हो जाते हैं पेयर्ड, ये तीनों पेयर्ड हैं, और ये होते हैं अनपेयर्ड, और उसके बाद फिर ये तो है खाली। तो अब ये हो गया हमारा sp3 संकरण, क्योंकि इसमें ये कक्षक भाग नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी जो है वो अनपेयर्ड स्टेट में है। आपको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे 4 साइनाइड हैं, तो sp3 के 4 कक्षक हो गए। तो ये sp3 संकरित कक्षक की स्थिति, इसमें 3D के साथ में युग्मन नहीं होता है, क्योंकि ये जो साइनाइड है वो दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड होता है। और अगर इसी को हम यहाँ पर देखें दूसरी स्थिति में, जहाँ पे कि Ni जो है वो Cl4 और ये 2-, तो टेट्रा क्लोरो निकेलटेट सेकेंड, ये कॉम्प्लेक्स आयन हुआ। अब यहाँ स्थिति बदल जाएगी। यहाँ क्या होता है कि इस NiCl4 में 3D के साथ में यहाँ पे युग्मन करता है, और इसमें आप ये देखना इसमें कि ये जो 1 2 3 और 4 कक्षक युग्मित हो जाएंगे, ये चारों कक्षक हो गए आपके युग्मित। अब हमारा संकरण ये हो गया, तो ये संकरण क्या कहलाएगा? ये बन गया dsp3, dsp3, इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ये जो साइनाइड होता है ये प्रबल होता है, प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है, तो इसमें आप करेक्शन कीजिए। साइनाइड प्रबल क्षेत्र का होने के कारण डी कक्षकों में युग्मन हो जाता है, और उससे हमें एक डी रिक्त कक्षक प्राप्त हो जाएगा, तो संकरण बन जाएगा dsp3। और इस तरह से अब ये कुल मिला के जो आपके संकरण, इसमें 4 कक्षक ही इसमें भाग लेने हैं, तो इसको बोलेंगे आप dsp2, क्योंकि यहाँ पर संकरण हमारा यहाँ तक ही है, ये वाली स्थिति नहीं है। तो अब संकरण हो गया dsp2। तो कुल मिला के 4 कक्षक हो गए, S का 1, P के 2 और D का 1, तो ये dsp2 हो गया। तो इस तरह से NiCN4 जो है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और उसकी वजह से ये डी कक्षकों का पेयरिंग, तो ये dsp। तो इस प्रकार से इससे जो बनने वाली स्थिति बनेगी वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानी जाएगी। दूसरी स्थिति में यहाँ देखिए, यहाँ स्थिति बदल जाएगी। यहाँ क्या होता है कि ये जो हमारे डी के जो 5 कक्षक हैं, इन 5 कक्षकों में से ये 3 कक्षक जो हैं वो तो रहते हैं आपके पेयर्ड, और बाकी के 2 अनपेयर्ड। और इस तरह से अब ये S का 1 और P के ये हो गए 3। तो वास्तव में देखा जाए तो इसमें ये कक्षक भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जो क्लोराइड होता है, क्लोरीन जो होता है, ये वास्तव में आपके दुर्बल क्षेत्र का है। तो दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड के पास में इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो इन डी कक्षकों को पेयर्ड बना सकें। तो अब ये संकरण जो है वो आपका बन जाएगा sp3, ये डी नहीं आएगा इसमें, ये बन जाएगा sp3। तो ये 4 कक्षक हो गए इसमें, और इन चारों कक्षकों के साथ में जो NiCl4 की स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये बन जाएगी आपके टेट्राहेड्रल, 109 डिग्री का एंगल, और NiCN4 जो होता है वो आपके स्क्वायर में बनेगा, प्लेनर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से
कि इन लिगेंड को हम किस तरह से हाई स्पिन और लो स्पिन के अंदर देखते हैं। अब आगे देखिए हम ये तो जिनके लिगेंड की संख्या 4 हुई, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब देखिए कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर जिनकी 6 होती है उनके अंदर जो है ये बॉन्डिंग किस प्रकार से है, और इसका एग्जाम्पल जो है आपका कोबाल्ट CO3+ आयन। तो कोबाल्ट के साथ में हेक्सामीन कोबाल्ट, ये कंपाउंड बना CONH3, ठीक है, होल 6 और ये 3, तो 3+, तो ये हेक्सामीन कोबाल्ट। तो हेक्सामीन कोबाल्ट में क्या होगा कि डी कक्षकों की जब स्थिति आप यहाँ देखेंगे, ये 5 डी कक्षक हमारे 1 2 3 4 और 5। तो इसमें पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन इनसे आप इसको बना दीजिए, और इसके बाद में अब यहाँ पे स्थिति ये बनती है कि ये 2 तो इसमें ये हो जाते हैं, ये वैकेंट हो जाएंगे जब CO+3 बनेगा तब। और उसके बाद में एक S, अर्थात ये 4S और ये 4P, तो 4S हो गया और ये 4P हो गया, ये 3D। तो इस तरह से ये 6 कक्षक जो है ना वो आपके पास में उपलब्ध हो गए, 4 और ये 3, 3 और 1 4 और 2 ये 6। तो अब ये संकरण बन गया आपका D2sp3, D2sp3। तो इनर डी के कक्षक इसमें भाग ले रहे हैं, इसलिए ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और इन्हीं रिक्त कक्षकों में NH3 के जो आपके लोन पेयर्स हैं, अर्थात इनको आप डैश डैश लाइन से बता दीजिए इन सभी इलेक्ट्रॉन को, ये अमोनिया में नाइट्रोजन के द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये NH3 में जो लोन पेयर्स होता है ना, एकाकी युग्म, ये इसको कोऑर्डिनेट करता है। तो ये 6 अमोनिया के अणु, नाइट्रोजन के 6 आपके लोन पेयर्स, वो इन डी कक्षकों में, रिक्त डी कक्षकों में इसका ओवरलैपिंग करेंगे। और ये जो है वो प्रतिचुंबकीय प्रकार का होगा। कारण स्पष्ट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो अनपेयर्ड स्टेट भी रहती है। तो ये अनपेयर्ड स्टेट वाली जो स्थिति है उसके कारण ऐसा हो रहा है। देखिए इसमें एक कक्षक उसमें और आएगा, और अब ये जो है ना आपके 1 2 3 4 और ये 5, और फिर ये 6 3 और ये 2 5, सही है। तो ये आपके स्थिति में ये D2sp3 संकरण रहा। तो ये कोबाल्ट 3rd का कंपाउंड है, और ये उदाहरण आपने देखा इसमें कि किस तरह से ये जो कंपाउंड्स हैं वो फॉर्मेशन होता है। एक COF6 में देखिए, COF6 हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट 3rd। यह स्थिति यह है कि कोबाल्ट में ये जो CO में जो आपके +3 स्थिति बनती है, वहाँ पर ये जो 5 कक्षक हैं डी में, इन 5 कक्षकों में से ये एक कक्षक जो होता है वो पेयर्ड होता है, और बाकी जो कक्षक होते हैं ये अनपेयर्ड स्टेट में होते हैं। तो ये 3 जो कक्षक हैं 1 2 3 4 और 5, तो 2 कक्षक तो हो गए पेयर्ड और 3 हो गए अनपेयर्ड। उसके बाद फिर ये S और ये P के 3। इसमें फ्लोरीन के परमाणु जो है, अब देखिए यहाँ के फ्लोरीन जो है वो दुर्बल क्षेत्र का हो गया। तो फ्लोरीन दुर्बल क्षेत्र के होने के कारण ये इनके इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए अब यहाँ पर क्या है कि इसको 4D का उपयोग करना पड़ेगा। ये 4D, ठीक है। तो अब इनका उपयोग करना पड़ेगा, तो कुल मिला के 6 चाहिए। तो आपके 1 2 3 4 5 और 6, अब ये संकरण में ये स्थिति बन गई। तो इसको हम बोलेंगे sp3d2, ठीक है, ये sp3d2। तो ये आउटर डी बन रहा है, इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये बनेगा, और ये भी आपके प्रतिचुंबकीय प्रकार में होगा। कारण ये कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो इस तरह से ये कोबाल्ट वाला जो स्थिति है वो आपको बताई गई है अभी, कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो ऑक्टागोनल इन शेप होगा, अष्टफलकीय इनकी आकृति होगी। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनके द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है कि मेटल जो है वो किस तरह से लिगेंड के इन डोनर पेयर को जो है वो एक्सेप्ट करता है, और उससे 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, हाई स्पिन और लो स्पिन।
अब हम इससे संबंधित कुछ जो सिद्धांत हैं जिनके आधार पर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो फॉर्मेशन हुए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके CFT, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है और ये बताता है कि Ml बंध जो है वो आयनिक प्रकृति का है। ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट नहीं होके आयनिक बन रहा है। कारण क्या है कि M और L में जब आपके आगे इसको बताएंगे तो M ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और लिगेंड ने इसको जो है वो डोनेट कर दिया। तो इस स्थिति में M और L के ऊपर जो आवेश है वो L जो नेगेटिवली और ये पॉजिटिवली, तो धनायन और ऋणायन जो है फॉर्मेशन होता है और इसीलिए ये बंध जो है वो आयनिक हो जाता है। यदि लिगेंड उदासीन हो तो द्विध्रुव होगा और आयनिक व्यवहार करेगा। अगर हमारा लिगेंड उदासीन हो तो वो आयनिक व्यवहार भी करेगा। 3D 4s के कक्षक समभ्रंश कक्षक होते हैं क्योंकि इनकी ऊर्जा का मान लगभग समान। लिगेंड के द्वारा डी कक्षकों का विभाजन Eg और 2Tg में हो जाता है। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डी के जो ऑर्बिटल्स हैं वो दो अलग अलग ऊर्जा स्तरों के अंदर विभक्त हो जाते हैं और ये दो ऊर्जा स्तर जो है ये डी के कुल मिला के आपके ये 5, 1, 2, 3, 4 और 5, अब ये दो अलग अलग ऊर्जा क्षेत्र के अंदर विभक्त हो जाएंगे और इसमें ये दो कक्षक जो हैं वो हायर एनर्जी में और ये जो 3 कक्षक हैं वो आपके बन जाएंगे लोअर एनर्जी में। तो ये जो स्थिति बनती है ये इसमें Z² और ये x² माइनस y², इस समय आप ये Eg कक्षक के बारे में पढ़ रहे हैं और ये जो स्थिति बनती है वो आपके xy, yz, y और z और एक बनता है xz। तो इस तरह से लिगेंड की उपस्थिति में डी कक्षक दो भिन्न ऊर्जा क्षेत्रों में बंटना, इसको कहते हैं हम विपाटन अर्थात स्प्लिटिंग। तो डी कक्षकों की स्प्लिटिंग हो गई और उसी स्प्लिटिंग के परिणाम में ये दो भिन्न भिन्न ऊर्जा क्षेत्र के अंदर चले गए। अब इसमें कि लिगेंड जो है वो सबसे पहले कोऑर्डिनेट करेगा तो सबसे पहले लोअर एनर्जी में आएगा, तो लोअर एनर्जी के 3 कक्षक हो गए। उसके बाद फिर वो शेष रहे तो फिर वो आउटर ऊर्जा क्षेत्र में जाते हैं। तो CFT जो है वो वास्तव में एक अष्टफलकीय ये जो क्रिस्टल विपाटन है जिसमें 5 कक्षक समभ्रंश होते हैं, 6 लिगेंड से घिरे होते हैं और धातु आयनों के D जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लिगेंड को कोऑर्डिनेट करते हैं। डी कक्षकों में जो लिगेंड्स की जो पालियाँ होती है वो अलग दिशाओं की ओर इनमें अधिक प्रतिकर्षण होता है क्योंकि dx² और y² तथा dz² कक्षक जो हैं ये तो उच्च ऊर्जा में और dxy, dyz और dxz जो हैं ये लोअर एनर्जी क्षेत्र में चले जाते हैं और इन दोनों के बीच की जो ऊर्जा अंतर है उस ऊर्जा अंतर को यहाँ पर डेल्टा O से हम डिनोट करते हैं। तो ये ऑक्टागोनल जो आपके जिनके लिगेंड की संख्या 6 होती है उनमें किस तरह से ये विपाटन होता है उसके बारे में आपको ये बताया है। तो डेल्टा O का मान जो है लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है और ये प्रबल लिगेंड होगा तो उसमें डेल्टा O का मान अधिक होगा, वो उच्च ऊर्जा में चला जाएगा। तो अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अनुसार अगर हम देखें तो आयोडीन से लेकर के कोबाल्ट तक आपके बुक में ये दिए हुए हैं सभी लिगेंड। तो सबसे दुर्बल लिगेंड जो है आयोडीन और सबसे प्रबल लिगेंड जो है वो CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड। तो D इलेक्ट्रॉन का वितरण S कक्षक में निम्न 2 ऊर्जा स्तरों पर निर्भर करता है। इसको हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ये डेल्टा O जो है ना ये CFT अर्थात क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा, ये एक प्रकार की एनर्जी है, CFTE बनाते हैं इसको हम। और कक्षक में जो युग्मन है इसको हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, ये पेयरिंग एनर्जी के नाम से जानी जाएगी। तो डेल्टा हो गया, इसके बाद ये पेयरिंग एनर्जी बन गई। तो युग्मन ऊर्जा का मतलब है कि इनमें से कोई कक्षक में इलेक्ट्रॉन हैं तो वो अगर अनपेयर्ड हैं तो अनपेयर्ड से वो पेयर्ड हो जाएं, तो उसे पेयर्ड करने के लिए भी लिगेंड की आवश्यक ऊर्जा खर्च होती है। तो इस प्रकार से प्रबल क्षेत्र के लिगेंड जो है वो युग्मन करेंगे
और उनके युग्मन से आपके निम्न चक्रण जो है वो बनेगा और दुर्बल क्षेत्र में जो है वो विपाटन होने से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये ऑक्टागोनल का हुआ। एक अब हम इसमें एक थोड़ा सा टॉपिक और रह गया है, एक CFT के बारे में देखें, चतुष्फलकीय संकुल। ये तो ऑक्टागोनल थे, अब हम चतुष्फलकीय संकुल के बारे में देखें कि जो टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनती है वो किसमें, ये TTG कक्षक में बनेंगे। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर CFT के अंदर TTG कक्षक। अब इसमें ये जो 5 कक्षक हैं इनकी व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। क्या परिवर्तन हुआ कि पहले 2 ऊर्जा जो है वो आपके हायर एनर्जी में थी, अब यहाँ पे 3 हो जाएंगे और यहाँ पे ये 2 ही रह जाएंगे। तो ये आपके T2G टेट्राहेड्रल के अंदर जिनकी संख्या होती है उसमें ये XY, YZ और XZ और ये DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, तो ये स्प्लिटिंग इसमें होती है। और इससे जो है कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं यहाँ पे युग्मन तो नहीं होगा और लो स्पिन का जो चक्रण है वो इसमें संभव नहीं है। तो CFT जो होती है इसके द्वारा हम ऊर्जा कक्षकों के विपाटन के बारे में अध्ययन करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कलर प्रॉपर्टीज़ है वो वाइट लाइट से कॉम्प्लेक्स अवक्षेपित, उसके बाद फिर वो कौन सा रंग उन्होंने ग्रहण किया, तो यहाँ पे DD संक्रमण के नाम से ये जाना जाता है। तो अवक्षेपित अवशोषित कलर आपका तरंग दैर्घ्य कौन से रंग का है, तो उसका पूरक जो है उसी से बनेगा। जैसे कि लाल रंग को, सूर्य के प्रकाश के लाल रंग को अगर वो यौगिक जो है ग्रहण करता है तो उससे नीला रंग एक्सक्रीट होगा और पराबैंगनी को करता है तो हल्का पीला होगा। अब उस संयोजक यौगिकों का जो स्थायित्व है उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन आप और कर लीजिए कि ये जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी किस प्रकार से होगी। तो स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, सबसे पहले इसको हम Ks से डिनोट करेंगे, ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहलाता है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट Ks, तो Ks इज इक्वल टू MLN। ठीक है, ये आपके B प्लस और नीचे आपके ये M A प्लस और L X माइनस की पावर N। तो ये मेटल इकाइन हो गया, ये हमारे लिगेंड्स के लिए हो गया। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन के अनुसार हम इस समीकरण को Ks, तो Ks जो है ना वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहलाएगा। तो Ks जो है वो स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले देखिए केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति, कि यहाँ पे धातु आयन का आवेश अर्थात आयनिक त्रिज्या अगर कम तो कम या ज़्यादा तो अधिक आवेश अधिक स्थायित्व होता है। जैसे कि एक तो Cu2 प्लस Ni2 प्लस और एक है कोबाल्ट 2 प्लस। अब सभी में क्या है कि आवेश का मान समान है, लेकिन यहाँ देखिए कि यहाँ पे आयनिक त्रिज्या में वेरिएशन के कारण ये स्थिति है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, कॉपर का होगा। सबसे लोवेस्ट कौन होगा, कोबाल्ट का होगा, क्योंकि इसका आकार बड़ा हो गया। तो आकार बड़ा होने से त्रिज्या भी बड़ी हो जाएगी। तो ये त्रिज्या जो है वो कमी होती है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। और लिगेंड्स की प्रकृति अधिक क्षारकीय लिगेंड हो तो वो स्थायित्व उसका बढ़ेगा। और किलेटीकरण अर्थात एक दंतों द्विदंतों का और किलेटीकरण लिगेंड्स है जैसे कि EDT है, उसके द्वारा यौगिक स्थायी बनेगा। तो किलेटीकरण से भी यौगिकों का स्थायित्व बढ़ता है। लिगेंड की प्रकृति क्षारीय होती है तो स्थायित्व बढ़ता है। और धातु आयन की प्रकृति पर आयनिक त्रिज्या अगर कम होती है तो फिर स्थायित्व बढ़ जाता है। तो ये इनकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में। और यही आपका इस टॉपिक का जो समापन होता है। अब आपके ये यूनिट 9 कंप्लीट हो गया।